हेलो दोस्तों, मैं कंवल आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर में, जहां पर हम पर्सनैलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले एक साल में जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ फ्रॉम द हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू न्यूज़ में रही हैं, उनके बारे में बात की जाएगी। और इसमें से आपको काफ़ी बार आपने देखा होगा कि हिस्ट्री में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी के अंदर, तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये आज का लेक्चर तैयार किया गया है। टोटल 4 हम पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट कि मेरे द्वारा जो एएमएसी कोर्स चलाया जाता है, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर कोर्स। अगर आप चाहते हैं एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर में से कोई भी आपका टॉपिक अनटच्ड है या फिर आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ आपको मॉडर्न हिस्ट्री का जो कोर्स है, क्रैश कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाता है आपकी हिस्ट्री में आपका साथ देने के लिए। तो आइए सबसे पहले अगर हम संत की बात करें जो कि न्यूज़ में रहे हैं, वो है संत रामानुजाचार्य जी। 2022 में भी इनके ऊपर क्वेश्चन आया था कि इनके हिसाब से सेलिब्रेशन का मेथड कौन सा है, तो उसका बहुत इजी आंसर था जो कि था डिवोशन। अब दोबारा से ये न्यूज़ में है क्योंकि श्रीनगर के अंदर इनका स्टैचू लगाया गया है, तो उस वजह से अगर इजी क्वेश्चन पूछा जा चुका है तो अगली बार जो क्वेश्चन आएगा वो काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो उसी पर्पज से आगे हम चलते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये समझे कि इनके द्वारा जो फिलॉसफी दी गई थी वो कौन सी थी। सो दैट वाज विशिष्ट अद्वैता। अब ये विशिष्ट अद्वैता का मतलब है क्वालिफाइड नॉन ड्यूलिज्म, कि जो दुनिया है या फिर ब्रह्मा है, तो दुनिया और ब्रह्मा एक ही है, दुनिया छलावा है। पर यहां पर कहते हैं ऑल दो इट इज नॉन ड्यूलिज्म की दो चीजें नहीं है, पर ये क्या है, ये क्वालिफाइड है कि जो हम वर्ल्ड देखते हैं इसके भी अपने एट्रीब्यूट्स हैं। अब आप इस चीज को किस तरह से समझोगे, इसका एग्जांपल देखो। मान लीजिए कि ये एक पेड़ है जो कि एक बीज से बना था। अब ये जो बीज है ये है ब्रह्मा, और ये जब बीज बड़ा होगा, रूट्स बनेंगे, पेड़ बनेगा, तो इसके बहुत सारे पत्ते लग जाएंगे, इसके बहुत सारे लीव्स लग जाएंगे। तो यहां पर रामानुजाचार्य जी समझाते हैं कि ये जो पत्ता है इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, और ये जो रूट्स हैं, ये जो सीड्स हैं, इसकी भी अपनी एक आइडेंटिटी है। जिस दिन ये पत्ता इस पेड़ से झड़ जाएगा तो इसका जो वजूद है वो खत्म हो जाएगा। इसकी जो आइडेंटिटी है वो तभी तक है जब तक ये पेड़ से जुड़ा हुआ है। मतलब कि वर्ल्ड की आइडेंटिटी तभी तक है जब तक वो ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। जिस दिन हम ब्रह्मा से टूट जाएंगे तो हमारा जो वजूद है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह से वो कहते हैं नॉन ड्यूलिज्म, कि ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है, पर ऑल दो अलग अलग ना होते हुए भी इन दोनों के वजूद अलग अलग हैं। इनकी अपनी अपनी एट्रीब्यूट्स हैं। जब ये पत्ता है तो ये लहराएगा, इसको इसको न्यूट्रिशन पहुंचेगा। ये सारा कुछ वो इस विशिष्ट अद्वैता में समझाते हैं। तो अगर आप ये एग्जाम्पल को याद रखेंगे, ये ट्री वाला एग्जाम्पल, कि किस तरह से बीज का एक सीड का एनालॉजी लेते हुए हमने लीफ की बात की थी, तो यही है पूरा आपका विशिष्ट अद्वैता। तो ये फिलॉसफी की बात होगी, समझने की चीजों की बात होगी। आइए अब फैक्चुअल बात करते हैं जो कि आपको इनके बारे में ध्यान में रखनी है। किस वजह से न्यूज में था वो आपको याद नहीं रखना। आइए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करें। तो अगर एक बात करें कि जैसे आपको पता होगा कि साउथ इंडिया के अंदर के ये संत हैं, वहां पर दो बेसिक भक्ति मूवमेंट के अंदर सेक्ट चलते हैं। एक तो है अलवर्स और दूसरे हैं नयनर्स। सो ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय अलवर्स, विष्णु वर्शिपर्स जो थे। कौन सी डॉक्ट्रिन की बात हो रही है, विशिष्ट अद्वैता की बात हो रही है, वो मैंने आपको समझा दिया। भक्ति मूवमेंट के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, इन्होंने बहुत सारे काम लिखे, बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जिनको कहा जाता है नौ स्क्रिप्चर या फिर नवरत्नास, इंक्लूडिंग श्री भाष्य, गीता भाष्य, वेदार्थ संग्रह एंड कंपोज कमेंट्रीज ऑन वैदिक स्क्रिप्चर्स। तो ये जो नाम है, जैसे कि श्री भाष्य, गीता भाष्य, वेदार्थ संग्रह, ये आपको पक्का से रट के जाने हैं। ऑल दो रटने में थोड़ी बहुत आपको मुश्किल होगी, पर 2 या 3 बार पढ़ोगे तो ये आपको आराम से रट जाएंगे। क्योंकि देखो, कल को जो डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्यों पूछे जाएंगे, क्योंकि वो उन चीजों में से पूछे जाते हैं जो कि करंट में है। तो अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सी चीज रटनी है कौन सी छोड़नी है, तो आप वहां पर जाके डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ही एस्टेब्लिश्ड करेक्ट प्रोसीजर्स फॉर टेम्पल रिचुअल्स, की टेम्पल्स में किस तरह से जाना चाहिए, किस तरह से माथा टेकना चाहिए। उसके अलावा जितने भी संत हैं जो कि हम भक्ति मूवमेंट के अंदर पढ़ते हैं, तो हमेशा ये याद रखना कि उन्होंने सोशल इक्वालिटी को प्रीच किया है, अनटचेबिलिटी को दूर करने की बात की है। तो जितनी भी अच्छी बातें हैं वो सारे ही संतों ने की हैं। तो अगर कल को कोई जेनरिक आपको स्टेटमेंट आ जाती है तो वो एकदम सही है, आपको चीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करें टेम्पल एंट्री फॉर ऑल, वही सेम अच्छी बात है, तो आपको याद नहीं रखनी, सिर्फ एक बार के लिए छोड़ देनी है।
जो आप कंसेप्ट के बारे में पढ़ते हैं वासुदेव कुटुंबकम, जो कि ओरिजिनली महा उपनिषद में लिखा गया था, उसको आगे इन्होंने बढ़ाया। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को आपको नहीं रटना। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि सारी जो अच्छी बातें हैं उनको ये किया करते थे, सारे संत ही किया करते थे, तो ऐसे इंफॉर्मेशन को आप एक बार के लिए समझ लोगे और उसको फिर वहीं पे छोड़ दोगे। यूनिवर्सल सेल्वेशन थ्रू डिवोशन टू गॉड, यहां से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था हर एक संत के हिसाब से। जैसे कि अगर हम आदि शंकराचार्य जी की बात करें तो उनके हिसाब से जो भगवान तक पहुंचने का जो तरीका है वो है नॉलेज, कि जितनी हमारे को नॉलेज अटेन होगी उतना ही हम भगवान के ज्यादा नजदीक पहुंच पाएंगे। तो इसी तरह से ये जो क्वेश्चन है पूछा जा चुका है। यहां से आपको ये याद रखना है कि इनके द्वारा एक संप्रदाय शुरू की गई थी जिसको कहा जाता है श्री वैष्णव संप्रदाय। ये जो फैक्ट है आप ध्यान में रखिएगा। तो जहां जहां जो जो चीजें को मैं स्टार मार्क करूंगा वो चीजें इंपॉर्टेंट है, वो आपको रट के जानी है, बाकी सिर्फ जेनरिक इंफॉर्मेशन है समझने के लिए। उसके अलावा एक और जो स्टैचू ऑफ पीस के बारे में आप सुनते हो वो कौन सा है, जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा राजस्थान में लास्ट ईयर लगवाया गया था। यहां पर जो श्रीनगर में ये स्टैचू ऑफ पीस लगा है रामानुजाचार्य का, ये अलग है। तो कल को अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो वहां पर आप कंफ्यूज मत होना। उसके अलावा ये जो कश्मीर में श्रीनगर में इनका स्टैचू लगाया गया है उसके पीछे बेसिक कारण क्या है। 11वीं सदी के आसपास ये वहां पर गए थे कश्मीर के अंदर एक किताब को मांगने के लिए, एक ग्रंथ को मांगने के लिए, इंपॉर्टेंट मैन्युस्क्रिप्ट जिसका नाम है बौद्ध वृत्ति विच वाज अ ट्रीटाइज ऑन द ब्राह्मण सूत्र। पर वहां के लोगों ने इनको ये किताब देने से मना कर दिया था और वो उन्होंने कहा था कि ये हमारी किताब है, अगर इसको आप बाहर लेके जाओगे तो कुछ अशुगुन हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया था कि वहां पर जिस अपने शिष्य को साथ में लेके गए थे तो ये सारा का सारा जो ग्रंथ है वो मूंजवानी रटा था। जब ये वापस आए तो इसको स्टडी किया, इसके ऊपर अपनी कमेंट्री लिखी एंड अल्टीमेटली फिर उन्होंने जो अपना अथॉरिटेटिव एक्सप्लेनेशन किया था ब्रह्मा सूत्र का वहां पर जाके एस्टेब्लिश किया था। तो ये कहानी आपको अगर ध्यान में रहेगी तो सिर्फ यहां से ये जो किताब का नाम है, ये जो ग्रंथ का नाम है वो आप अगर ध्यान में रख लोगे ये कल को पूछा जा सकता है। और ये किसके ऊपर कमेंट्री है, बोधायन वृत्ति इज अ कमेंट्री ऑन द ब्रह्मा सूत्र, उसको एक्सप्लेन करती हुई ये ग्रंथ है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखना, यहां से कल को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन विशिष्ट अद्वैता, ये सारा मैंने आपको बता दिया, इसके ज्यादा आपको जाने में जरूरत नहीं है। उसके अलावा देखो यहां से जो स्टैटिक में अगर हम बात करें जो हिडन जीएस की बात करते हैं कि कल को जीएस में से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्योंकि ये जो सारा टॉपिक है ये भक्ति मूवमेंट में से है, भक्ति मूवमेंट के अंदर सगुण फॉर्म ऑफ भक्ति, निर्गुणा फॉर्म ऑफ भक्ति। तो जब आप स्टैटिक को रिवाइज करोगे हिस्ट्री को तो वहां पर ये चीजें ध्यान से कर लेना, क्योंकि ये जो सारे संत हैं काफी बार न्यूज में रहते हैं, तो कल को यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगले हमारे इंपॉर्टेंट संत हैं संत तुकाराम जी। महाराष्ट्र साइड के ये संत हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपको पता होनी चाहिए कि महाराष्ट्र की जो भक्ति मूवमेंट है उसको कहा जाता है पंधारपुर मूवमेंट, पंधारपुर भक्ति मूवमेंट। अगर कल को आपको आ जाए कि ये जो पंधारपुर भक्ति मूवमेंट है ये किस स्टेट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उसका बेसिक आंसर है महाराष्ट्र। यहां पर विठला या फिर विठोबा के बारे में बात की जाती है, विठला या फिर विठोबा जो कि विष्णु जी के ही एक फॉर्म है। तो ये भी आपको ये जो स्टेटमेंट है ध्यान में रखनी है कि जहां जिस गुरु की या फिर जिस देवता जी की यहाँ पर पूजा की जाती है विठला या फिर विठोबा, वो किसके फॉर्म है, शिव जी के या फिर विष्णु जी के। सो ही इज एन इनकारनेशन ऑफ विष्णु। और मूवमेंट का क्या नाम है, पंधारपुर भक्ति मूवमेंट, क्योंकि पंधारपुर एरिया है उसके आसपास ही ये सारा कुछ हुआ था। तो जिस जगह के ऊपर इनका नया मंदिर बनाया जा रहा है तुकाराम जी का, तो एक वहां पर पत्थर है जहां पर वो 13 दिन के लिए बैठे थे। तो वहां पर लोग जाते हैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए, वहां पर विजिट करने के लिए। और उस पूरे पिलग्रिमेज का क्या नाम है, उसका नाम है वर्करी पिलग्रिमेज। ये भी सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप पंधारपुर भक्ति मूवमेंट की बात करें तो यहां पर दो तरह के आपको सेक्ट्स बने हुए मिलेंगे, एक तो है वर्करी और दूसरे हैं धरकरी। इसके बारे में ये आपका होमवर्क है कि आपको इसके बारे में पढ़ना है कि वर्करी और धरकरी क्या होते हैं। एक दिन के बाद कमेंट सेक्शन के अंदर भी मैं लिख दूंगा। यहाँ पर जो होमवर्क देने का सिर्फ बेसिक पर्पस यही है
कि अगर आप थोड़ा बहुत इसके बारे में एडिशनल पढ़ लेंगे तो आपके साथ रहेगा, क्योंकि इस बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि अगर टफ क्वेश्चन बनाना होगा तो इसी से आएगा। प्लीज इसके बारे में एक बार पढ़ लीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिएगा, ताकि बाकी बच्चे भी पढ़ सके जो कि खुद से मेहनत नहीं करना चाहते। पर जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे तब तक ये जो पेपर है वो क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो महाराष्ट्र के अंदर उनका जो टेम्पल है वो बनाया गया है, वो बेसिक न्यूज़ है, वो मैंने आपको बता दिया, पर वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट इन महाराष्ट्र एंड जो शिवाजी महाराज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज वाज अ कंटेम्पररी ऑफ दिस सेंट, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा जब महात्मा गांधी जी ये बड़ा जेल में बैठे थे, उनको जेल में डाला गया था, तो इनकी ही पोएट्री उन्होंने पढ़ी थी और उसको ट्रांसलेट किया था। ये दोनों फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखने हैं। ही कंपोज्ड अभंग पोएट्री, a Marathi genre of literature which fuse folk stories with the spiritual themes। तो ये कल को आपको सीधा आ जाए कि अभंग पोएट्री इन चार संतों में से किसके द्वारा लिखी गई है, तो उसका बेसिक आंसर होगा तुकाराम जी। सॉन्ग्स डिवोटेड टू विठोबा और विठला, ये मैं आपको सारा बता चुका हूं। इस अभंग पोएट्री को तुकाराम गाथा के नाम से भी जाना जाता है। ये चाहे आप छोड़ाइए, सिर्फ यहां से ये अभंग पोएट्री, और जो पहले पेज के ऊपर मैंने आपको सारा पंधार पर मूवमेंट, वरकरी, दरकरी, वो सारा कुछ जो एक्सप्लेन किया है, सिर्फ वही आपको ध्यान में रखना है। सो डिनाइट कास्ट हायरार्की, ओपोज रिचुअल्स, ये जितने भी संत है भक्ति मूवमेंट के अंदर, सबने ही यही बात की है, तो आपको किसी के बारे में भी कुछ भी याद नहीं रखना। वर्करी पिलग्रिमेज, वर्करी ट्रेडिशन टू पैन इंडिया, ये सारा कुछ बेसिक बातें हैं, ठीक है। ऑल दो मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है, पर ये आपको खुद से पढ़ना है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है यहाँ पर, अगर आपने समझ लिया। हाँ, उसके अलावा जो ये टेम्पल बनाया जा रहा है, अगर कल को ज्योग्राफिकल हिस्ट्री में से क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा ध्यान में रखना, ये जो टेम्पल है किस रिवर के बैंक के ऊपर है, इंद्राणी रिवर के बैंक के ऊपर है। कल को यहाँ से डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो उसके अलावा दोबारा से एडवर्टीजमेंट, सॉरी, जो हमारा आत्मनिर्भर कोर्स है 2024 के लिए वो लॉन्च हो चुका है। अगर आप चाहते हैं अच्छे से तैयारी करना, अच्छे से सब कुछ करना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो टू द डिटेल अच्छी क्वालिटी के साथ करना चाहते हैं, गिवन टाइम पीरियड के अंदर विद प्रॉपर शेड्यूलिंग। और अगर हम क्वालिटी की बात करें तो वहाँ पर देखा गया है कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फीस देनी पड़ती है, पर अगर आप अफोर्डेबल सेक्शन में आना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं। टोटल 17,000 का ये कोर्स है। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करेंगे जो कि है कवल10, तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो लगभग 15,000 के आसपास का ये कोर्स है, जहां पर आपको पूरी यूपीएससी, अगर हम एंड टू एंड की बात करें, प्रीलिम्स के से लेके मेंस तक की आपको तैयारी करवाई जाती है। तो आप इस कोर्स को चेकआउट कर सकते हैं अगर आप 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे श्री अरबिंदो घोष जी के बारे में। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इनको श्रद्धांजलि दी थी, क्योंकि इनका 150वां बर्थ एनिवर्सरी था। तो उसी वजह से इनकी जो पर्सनैलिटी है, आप इनके बारे में एक बार समझ लीजिए, कल को पूछा जा सकता है। जब आप श्री अरबिंदो घोष को बेसिक हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वहां पर इनको एज अ एक्सट्रीमिस्ट की तरह पढ़ते हैं, जो कि 1908 के बाद से एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर कर गए थे। अब 1908 में एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, वो क्या थी? अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी। इसमें क्या था कि जो 1908 का मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी थी, मैं आशा करता हूं ये सारा कुछ आपको पता होगा, ये सारा कुछ आपने कर लिया होगा। जो किंग्सफोर्ड के ऊपर के बग्गी के ऊपर जो बॉम्ब गिराया गया था, जिसके अंदर दो और लेडीज का देहांत हो गया था, तो उसी केस के अंदर अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस चला था, जिसके तहत अरबिंदो घोष को पहले कन्विक्ट बनाया गया था, बाद में उनको छोड़ दिया गया था, और इसी के बाद फिर वो अल्टीमेटली अपना संन्यास ले लेंगे, पॉलिटिक्स से दूर चले जाएंगे। पौंडीचेरी के अंदर जाके अपना जो ऑरोविले है, आपने सुना होगा कि एक कोऑपरेटिव टाइप का, सोशलिज्म टाइप का एक टाउन है, शहर है जो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करता है, वो उन्होंने वहां पर जाके बना लिया था। ये तो सारी बातें होगी उनके जीवन के बारे में, क्या क्या उन्होंने किया। अब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, कौन सी उन्होंने राइटिंग्स लिखी, किस तरह से उन्होंने काम किया, वो सारा कुछ। यहाँ पर मैं हर एक उस इंफॉर्मेशन को स्किप आउट कर रहा हूँ जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, ताकि जो लेक्चर है वो टू द डिटेल रहे, ठीक है। अब इन्होंने सबसे पहले तो जो इंडियन सिविल सर्विसेज है जो उस टाइम के अंदर थी, सबसे पहले आप कमेंट सेक्शन में एक बार ये बता देना कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज है वो हमारे इंडिया में किस ईयर के अंदर इंट्रोड्यूस की गई थी। ये आपका होमवर्क रहेगा। एंड हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज?
So he scored 11th rank in the Indian Civil Services examination, but he could not clear the probation. ये चीज ध्यान में रखना. And he was one of the among the first leaders to demand a mass-based movement India's independence. जो 1906 का हमारे पास बंगाल की पार्टीशन की वजह से स्वदेशी मूवमेंट होगा और वहां पर जो डिबेट होगी कि एक्सट्रीमिस्ट चाहेंगे कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट हम चला रहे हैं वो पूरे इंडिया के अंदर जाए, और जो हमारे पास मॉडरेट्स है वो कहेंगे कि ये जो मूवमेंट है उसको सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखना चाहिए. तो इसके ऊपर पूरी डिबेट थी एंड ही वाज वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दैट मूवमेंट. उसके अलावा जो इनके पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनके बारे में एक बार बात करते हैं. ही हेल्प्ड इन एस्टेब्लिशिंग द अनुशीलन समिति इन द ईयर 1902. तो यहाँ से आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए कि ये जो अनुशीलन समिति है ये एक तरह की रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी. रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसी के अंदर हम इसके बारे में पढ़ते हैं, जो कि अल्टीमेटली 1908 का मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस प्लान करेगी. तो अब से ये आपका खुद का होमवर्क है कि ये जो 1908 का मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस है जिसके अंदर खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चक्की एज अ पार्टिसिपेंट होते हैं जो वहां पर बॉम्ब गिराते हैं. तो ये सारा कुछ पढ़ के जाइएगा क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है. इसके अंदर अगर हम अरबिंदो घोष की बात करें तो इनको भी एज अ पार्टिसिपेंट बनाया गया था, दैट ही वाज द मास्टरमाइंड. पर बाद में इनको छोड़ दिया गया था. इस केस पे इनकी जो एडवोकेसी है वो किसने की थी? सो ही वाज एडवोकेटेड बाय आर.सी. दत्त. इसी केस के अंदर तिलक जी को भी उसके उनके ऊपर केस चलाया गया था मुंबई के अंदर. अल्टीमेटली उनको सेडिशन के केस के अंदर जेल में डाल दिया जाएगा. ये सारे केसेस जो है इंटर रिलेटेड है, ये आप सबको पता होना चाहिए. ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है. देन स्पिरिचुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं. इन द ईयर 1914 ही स्टार्टेड अ मैगजीन कॉल्ड आर्या, और इसी के बाद से जो उनका स्पिरिचुअल सफर है वो शुरू हो जाएगा और वो अल्टीमेटली ऑरोविलो को फॉर्म करेंगे. ये आप सबको पता होगा, ये मैं इतना मान के चल रहा हूं क्योंकि पेपर जो है वो काफी ज्यादा नजदीक है. देन इनके लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की बात करें, अगर कल को क्वेश्चन आया तो यहां से पूछे जाने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है. सबसे पहले आपने ये ध्यान में रखना है कि इनके द्वारा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिखे गए थे उसका नाम है न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड. मतलब कि अब ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट है बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट वो होना शुरू हो गया था. तो इन्होंने स्पेशल पैम्फलेट या आर्टिकल्स लिखे थे कि किस तरह से जो पुराने लोग वहां पर बैठे हैं उनको हम दिया दिखाएंगे, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड. तो ये याद रखना किसके द्वारा लिखा गया है. सो दिस इज रिटन बाय श्री अरबिंदो घोष क्रिटिसाइजिंग मॉडरेट पॉलिटिक्स ऑफ कांग्रेस. किसके अंदर, किस अखबार के अंदर इन्होंने लिखा था? सो दिस वाज रिटन इन इंदु प्रकाश. इसको भी ध्यान में रखना. उसके अलावा अगर इनके न्यूज़पेपर्स की बात करें, so he started Bande Mataram, which was an English daily, Karam Yogini, which was also English newspaper, and then Dharma, which was a Bengali weekly. तो तीन नाम है, और तो रट्टा मारना थोड़ा मुश्किल होगा, पर अगर अंदाजा रह जाएगा तो कल को जब आप ऐसे कोई नाम वहां पर देखोगे तो आपको सीधा पता लग जाएगा कि इसका जो आंसर है अरबिंदो घोष है. ये समझो कि जब आप पेपर देने जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज आती हो. अगर आपको कुछ कुछ चीजों के बारे में अंदाजा भी है तब भी वहां पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जो चार स्टेटमेंट्स हैं उन्हीं में से एक आंसर है. ऐसा तो नहीं है कि उससे कोई बाहर आंसर हो जाएगा. तो अगर आपके पास 50% ऑफ द नॉलेज भी है तब भी आपके पास एक कॉम्पिटेटिव एज होगा वहां पर चीजों को सॉल्व करने के लिए. देन ही रोट आर्टिकल्स इन युगांतर पत्रिका. जो युगांतर हम अनुशीलन समिति करके आए हैं उसी के अंदर ये एक पार्ट है, उसी के अंदर एक लेग है. तो इस चीज को ध्यान में रखना. विच वॉज अ बंगाली रेवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर. एंड लास्ट में ही इंस्पायर्ड रेवोल्यूशनरीज एंड द भवानी मंदिर, विच वॉज अ पैम्फलेट पब्लिश्ड बाय द अनुशीलन समिति. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. तो अगर कल को स्टैंड लोन आ जाए कि भवानी मंदिर जो पैम्फलेट की हम बात कर रहे हैं ये किस तरह का पैम्फलेट है, क्या ये मॉडरेट्स के द्वारा था, एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा था? तो इसका आंसर होगा दैट दिस वाज अ रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पैम्फलेट. जैसे कि नाम से नहीं पता लग रहा कि भवानी मंदिर रेवोल्यूशनरी पैम्फलेट होगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. देन इनके द्वारा जो लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के अंदर बुक्स लिखी गई हैं, सिर्फ अपने नोट्स में लिख लेना, 2-3 बार रिवाइज करना, रटना नहीं है, सिर्फ अंदाजा होना चाहिए कि ऐसा कुछ वो लिख के गए थे. एसेज ऑन द गीता, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेस, सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल, द आइडल्स ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सवित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत ही जेनरिक ह्यूमन मैनकाइंड के आसपास की चीजों के बारे में ये जो किताबें लिखी गई हैं. तो अगर कल को आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो वहां पर कैलकुलेटेड गैस करना बहुत ज्यादा आसान होगा.
अगर आप ये समझ लेंगे कि कौन सी चीज़ रटनी है, कौन सी छोड़नी है, किसको जेनेरिक तरह से पढ़ना है, किसके बारे में सिर्फ रफ आइडिया रखना है, तो प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो यही थी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपको श्री अरबिंदो घोष जी के बारे में ध्यान में रखनी है। उससे ज़्यादा डिटेल में मत जाना। जहाँ-जहाँ से जो-जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे मैंने पहले ही सारे निकाल के दे दिए हैं। किसी कोने के किसी किताब में हो सकता है इससे भी एडिशनल पॉइंट हो, पर अगर आप मान लो 10 पेजेस और पढ़ लेंगे, उसमें से एक पॉइंट निकाल भी लेंगे, तो उससे आपका कोई फायदा नहीं है। उन चीज़ों में टाइम लगाइए जहाँ से आपका जो आउटपुट है वो काफ़ी ज़्यादा निकले। देन लास्ट में हमारे पास है अल्लूरी सीताराम राजू। ये भी अभी हाल ही में न्यूज़ में थे। क्यों? क्योंकि इनका जो 125th बर्थ एनिवर्सरी है उसको मनाया जा रहा था, तो इसी के चलते आंध्र प्रदेश के अंदर इनका ब्रॉन्ज स्टैचू लगाया गया। जब भी आप अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में बात करते हैं तो आपके मन में आता है रंपा रेबेलियन। अब इस रंपा रेबेलियन को आप 1890s के रेबेलियन के साथ कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि वहां पर इस तरह का काम नहीं था। वहां पर अल्लूरी सीताराम राजू एज अ प्रोटैगनिस्ट नहीं थे। ये जो रंपा रेबेलियन है ये 1922 का रेबेलियन है, जो कि 1924 में खत्म होगा आफ्टर द डेथ ऑफ द अल्लूरी सीताराम राजू। तो आइए इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले किस प्रेसिडेंसी की बात हम कर रहे हैं, तो उस टाइम के अंदर ये जो सारा इलाका है मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। ही इज ऑल्सो रेफर टू एज मन्यम विरुडू, विच मीन्स हीरो ऑफ द फॉरेस्ट। तो इस चीज को ध्यान में रखना। फिर उसके हम बात करें रंपा रेबेलियन के बारे में, मैंने आपको बता दिया। ही वॉज अ मेंबर ऑफ अ कैलकाटा सीक्रेट सोसाइटी विच वॉज अ रेवोल्यूशनरी सोसाइटी। ये कल को फैक्चुअल इंफॉर्मेशन सीधी पूछी जा सकती है। एंड दिस कैलकाटा सीक्रेट सोसाइटी अटेंडेड एंड ही अटेंडेड अ मीटिंग ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन चिटागोंग। तो एक जेनरिक इंफॉर्मेशन है, इसको आप स्किप आउट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये जो मैंने आपको टाइम पीरियड बताया रंपा रेबेलियन का 1922 से लेकर 1924 तक, ये जो टाइम पीरियड है किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ। सो इनका वन ऑफ द मोस्ट फेवर मोस्ट वर्क वाज स्प्रेडिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द हिल रीजन रंपा एंड गुदम। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर इनके रेबेलियन की बात करें उसके बारे में एक बार देख लीजिए। दिस रंपा रिवोल्ट इज ऑल्सो रेफर्स टू एज मन्यम अपराइजिंग, मतलब कि फॉरेस्ट के अंदर की अपराइजिंग। अब ये क्यों हुआ था? जब मद्रास के अंदर फॉरेस्ट राइट्स को चेंज किया गया तो वहां पर जितने भी ट्राइबल्स थे उनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन करने से मना कर दिया गया, कि जो आप जमीन को आग लगा के उसको रिकल्टीवेट होने के लिए छोड़ते हैं, तो वो मना कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे ट्राइबल्स की जो सिक्योरिटी है, लाइवलीहुड सिक्योरिटी है, वो खतरे में हो आ गई थी। उसके अलावा यहाँ पर जो बड़े बड़े जमींदार थे जो कि टैक्स कलेक्टर्स का काम किया करते थे, वो भी उनको भी खतरा आ गया था। क्यों? क्योंकि जो वो टैक्स कलेक्टर्स थे उनका नाम था मुत्तुदर्स। ये जो नाम है वो आपको ध्यान में रखना है। द मुत्तुदर्स who were the actual rulers of the region had their socio-economic status challenged as they were forcefully brought under the colonial structure। और इनको ब्यूरोक्रेट्स की तरह बना दिया गया था। जो भी इनके हाथ में पावर थी उसको वापस छीन लिया गया था। सो मुद्दुदर्स आपको ध्यान में रखना है कि वो किस रिबेलियन से जुड़े हुए हैं। सो द आंसर इज रंपा रिबेलियन। ये पोडो कल्टीवेशन जो कि है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये मैंने आपको बता दिया, आप ध्यान में रखेंगे। कौन सा जो एक्ट है वो लाया गया था? वो है मद्रास फॉरेस्ट एक्ट ऑफ द ईयर 1882 की वजह से इसके अंदर चेंजेस लाए गए थे, जिसकी वजह से ट्राइबल्स को बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी। तो यही सारी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि कल को यहां से पूछी जा सकती है, अगर कल को क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए कल को यहां से बाहर से क्वेश्चन आ जाए तो आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये समझो कि आप जितना मैं यहां पर करके आ रहा हूं एक एक टॉपिक के ऊपर, अगर आप बहुत ज्यादा टाइम लगा के मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, तो हर एक बच्चा वो टाइम नहीं लगा सकता। उतना ही आपको वहां पर करना है जितना आपने अच्छे से तैयारी की है, क्योंकि वहां पर अल्टीमेटली ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो कि छोड़ने होंगे। अगर आप 100 में से लगभग 65 क्वेश्चंस नेट सही करके आ जाते हैं, नेट की बात कर रहा हूं, अगर आप 60 भी सही कराएं नेट, तो भी आपकी बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, वहां पर आपकी जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगी। अगले एक महीने में हमेशा अपनी कोशिश ये रखिएगा कि किस तरह से मैं सही एक पेपर को अटेम्प्ट करूं, सही तरह से मार्क करूं, अपना सही तरह से दिमाग चलाऊं, किस तरह से मैं ज्यादा चीजों को एलिमिनेट करूं, ये देखूं कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने थे, कौन से करने थे। इसी चीज के ऊपर आपका दिमाग लगना चाहिए। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ों की रिवीजन करें और कम से कम आप नई चीज़ों के ऊपर जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली उससे जो आपका कॉन्फिडेंस है वही लूज होगा। लास्ट एक पॉइंट जो कि आपको रंपा रेबेलियन के बारे में ध्यान में रखनी है, कि इनमें जो प्रोटैगनिस्ट थे अल्लौरी सीताराम राजू, वो एक खास तरह से इस रेबेलियन को चलाया करते थे, कि जब भी उन्होंने अटैक करना होता था वो पहले स्पेशल एक पेपर एक लेटर लिखा करते थे कि इस टाइम के ऊपर इस तरह से अटैक होगा।
वो पहले ही इन्फॉर्म कर दिया करते थे। All the attacks were concluded by a trademark letter signed by Raju himself and he would announce the date and time of the attack। ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखिएगा। तो उसी के साथ जो इंपॉर्टेंट 4 पर्सनैलिटीज हैं वो हमारी कवर होती हैं। तो मैं आशा करता हूँ ये जो 4 पर्सनैलिटीज है आपको समझ में आ गई होंगी, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने रख लिए होंगे। अगर आपको ठीक लगा होगा लेक्चर तो प्लीज़ एक बार रिप्लाई कर दीजिएगा, तो इसका जो पार्ट 2 है जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज बच गई वो मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर दूंगा। और अगर आपके पास और भी कोई सजेशन है कि इस टॉपिक को करवा दिया जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो भी मैं करने की कोशिश करूँगा। जिस तरह से आपके सजेशंस होंगे उसी तरह से काम होगा। उसके अलावा मैं आशा करता हूँ कि जो 1 महीना रह गया है आप बहुत दिल लगा के मेहनत करेंगे। मैं हमेशा अपनी क्लास में ये कहता होता हूँ कि अगर आपने कल को फेल भी होना है तो इस हिसाब से होना कि आपके दिल में कोई मलाल ना रहे। आपको ये ना लगे कि वो कुछ ऐसा टाइम था जहाँ पर मैं अच्छे से पढ़ सकता था, मेहनत कर सकता था, पर मेरे से नहीं हुई। हमेशा जग में इस तरह से जाना चाहिए कि अगर पता भी हो कि कल को हार होनी है तब भी अपना 100% देना ही देना है, तभी मन को संतुष्टि होती है। हारना जीतना बहुत बात की बातें हैं, पर सच बात जो ये है, जो इंसान का सिर्फ इकलौता धर्म होता है वो है मेहनत करना और ढंग से मेहनत करना। अब हमारे को गधों की तरह तो मेहनत नहीं करनी कि शुरू से लेकर आखिरी पेज तक पढ़ लें। जहाँ-जहाँ, जो-जो ज़रूरी है, जिस तरह से मैंने आपको करवाया कि ये स्टार मार्क वाले पॉइंट करने हैं, तो उसी को करिएगा। बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी इसी तरह से करिए। जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वहाँ पर ये देखिए कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्या रिवीजन में कमी है या फिर आप क्वेश्चंस को सही तरह से पढ़ नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये वो टाइम आ गया है जब आपको अपनी एग्ज़ीक्यूशन के ऊपर काम करना है। जो आपने सारा पढ़ना था, जो अपने आप को बिल्ड करना था, वो हो चुका है। अब एग्ज़ीक्यूशन करने का टाइम है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे और उसके अलावा जो भी सजेशंस होंगे वो आप लिख के दोगे, मैं उनके ऊपर काम करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो वेरी मच।